अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये तकरीबन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करवाने के बाद मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में भी आपको गाइड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। तो इस तरह आज के लेक्चर के बाद आप ज़रा काउंट करें हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 आज हो जाएगा, 4 हो चुका है, 5 और 6 हमने नहीं करना है, 7, 8, 9 और 10, 7, 8 और 9, 10 भी हमारा हो चुका है। 11 भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। 7 हमने नहीं करना, 8, 9 और 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 11 आज करने जा रहे हैं। 11 और 3 जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल सेम है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द ऑपरेशन ऑफ सितारा केमिकल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। जून के महीने के सितारा केमिकल के ऑपरेशंस का डाटा आपको गिवन है। 1 जून का डाटा है, 30 जून का डाटा है, ओपनिंग है, ये एंडिंग है, मटेरियल ओपनिंग एंडिंग है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग है। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं तो फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब पहले तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड के एस्टिमेटेड एक्सपेंस दिए जाते थे। इस क्वेश्चन में एक्चुअल भी गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड के एक्चुअल एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है जी, इनडायरेक्ट लेबर है, फ्यूल एंड पावर है, हीट एंड लाइट का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, जो इंश्योरेंस आपने पे की थी अब वो एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। ये सारे एक्चुअल एफओएच के एक्सपेंस हैं जो उसने क्वेश्चन में खुद ऐड करके दिए हुए हैं 19,000 के। अगर ये ऐड करके ना भी दिए होते तो हम इसे वर्किंग में ऐड कर लेते और हमारे पास एफओएच के एक्चुअल एक्सपेंस आ जाते। अब हमें गिवन है 19,000 के एफओएच के एक्चुअल एक्सपेंसेस। उसके बाद अदर डाटा फॉर द मंथ ऑफ जून गिवन है, सेल्स, परचेजेज, मार्केटिंग एक्सपेंस आप जानते हैं इनकम स्टेटमेंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है। इनकम स्टेटमेंट भी आपका एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है। डायरेक्ट लेबर आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट में आती है। सेल्स रिटर्न नील है, परचेजेज रिटर्न परचेजेज में से माइनस होने हैं 2000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, ये भी इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअल एफओएच तो गिवन थी 19,000, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एस्टिमेटेड एफओएच भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन में दो तरह की एफओएच गिवन है, एक एक्चुअल एफओएच और एक एस्टिमेटेड एफओएच। वो कितनी है? 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये डायरेक्ट लेबर है 24,000, इसका 75% लेंगे तो ये अप्लाइड एफओएच आ जाएगी, एस्टिमेटेड एफओएच। द एडजस्टमेंट ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज मेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। असल में इस क्वेश्चन का मसला ये है, इस क्वेश्चन में इशू ये है, समझने वाली चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल एफओएच भी गिवन है और एस्टिमेटेड एफओएच भी गिवन है। अब जाहिर सी बात है, फैक्ट्री ओवरहेड तो आपने जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है तो एक ही लिखनी है, लेकिन जब दो होंगी तो क्या करेंगे? तो भाई याद रखें ये रूल है कि अगर किसी क्वेश्चन को करते हुए क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल एफओएच का डाटा भी आ जाए और एस्टिमेटेड रेट भी लिखा हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट में हम एस्टिमेटेड लिखते हैं, अप्लाइड वाला लिखते हैं। क्यों अप्लाइड लिखते हैं ये भी मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, अब एक्चुअल अगर 19,000 है, हम अप्लाइड लिखेंगे 75%, तो जो डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है चीज़ें तो एक्चुअल लिखनी जानी चाहिए ना। तो फिर एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है उसमें आप एक्चुअल ही लिखना चाहिए था आपको। अगर एक्चुअल लिखेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, और अगर हम लिखेंगे ही एस्टिमेटेड 75%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाहिर सी बात है वो फिर एक्चुअल तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि एक भी चीज़ अगर एस्टिमेटेड शामिल हो जाती है तो पूरी स्टेटमेंट एस्टिमेटेड हो जाती है। तो इसका फिर हम क्या करेंगे, जितना एक्चुअल और एस्टिमेटेड का डिफरेंस होगा उसके बारे में वो कह रहा है द एडजस्टमेंट, उसकी एडजस्टमेंट आपने एंड पर कर देनी है। कैसे करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ ये है कि अगर एक्चुअल एफओएच भी गिवन हो और एस्टिमेटेड एफओएच भी गिवन हो
तो बता दिया मैंने आपको कि लिखनी आपने अप्लाइड है, एस्टिमेटेड है, और उसका जो डिफरेंस है ना एक्चुअल के साथ वो एंड पर ख़त्म कर देना है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपने जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हायर किए हुए हैं उनका मकसद ही ये है कॉस्ट को एस्टिमेट करके कैलकुलेट करना, ताकि जो भी ऑर्डर आपके पास आया है कस्टमर का, आप उसको एस्टिमेटेड की बेस पर रिजल्ट्स बताते हैं ना। ये तो नहीं कि आप उसको कहते हैं भाई हम मैन्युफैक्चरिंग कर लें, उसके बाद तुम्हें बताएंगे कितनी कॉस्ट आती है, फिर तुमसे चार्ज करेंगे। आपने रेट पहले कस्टमर को बताना होता है जो आपसे मैन्युफैक्चरिंग करवाने आया है। तो क्योंकि आपने उसको पहले रेट बताना है, दैट्स वाई आप कुछ चीज़ें एस्टिमेट कर लेते हैं। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो अमाउंट कैलकुलेट करना होती है ना वो एफ की होती है। दैट्स वाई हम एफ को एस्टिमेट कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को कैलकुलेट करना आसान है, एफ की एस्टिमेशन टेक्निकल है। क्यों? क्योंकि एफ में नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं, नंबर ऑफ न्यूमरस एक्सपेंसेस है, मिसलिनियस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है। दैट्स वाई एफ की एस्टिमेशन की जाती है और उसका जो डिफरेंस है वो एंड पर ख़त्म कर दिया जाता है। रिक्वायरमेंट ये है जी, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएं, उसके बाद स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएं। तो हम पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सितारा केमिकल्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून। इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट में ये फुल फ्लैज बनेगी, क्योंकि हर डाटा आपको इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड गिवन है, जैसे इंटरेस्ट भी गिवन है, टैक्सेस भी गिवन है। तो ये फुल फ्लैज इनकम स्टेटमेंट बनेगी, जिसमें इंटरेस्ट भी आएंगे, टैक्सेस भी आएंगे, इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी आएगा आपका। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम पहले भी कई दफ़ा बना चुके हैं। सबसे पहले सेल्स, सेल में से सेल रिटर्न लेस होना था, लेकिन सेल रिटर्न है ही नहीं है, नील लिखा हुआ है। तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास दो तरह के एक्सपेंसेस गिवन हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है, एडमिन एक्सपेंस या इनको ऑफिस एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, और मार्केटिंग एक्सपेंस गिवन है। जब आप एडमिन और मार्केटिंग एक्सपेंस ये माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद हम इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम। अदर इनकम में आपके पास दी हुई है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ऐड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो ऐड होती है अदर इनकम। और लेस होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आपने लोन्स पर पे करना होता है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, ये लेस होना है। तो आपके पास आ जाती है नेट इनकम बिफोर टैक्स। नेट इनकम बिफोर टैक्स में से आप लेस कर दें इनकम टैक्स। तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है जी नेट इनकम आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम आफ्टर टैक्स। ये इनकम स्टेटमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी सेल्स। सेल्स हैं 1,91,000।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आएगी। एडमिन एक्सपेंसेस हमें गिवन हैं 14,000 के, मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी हमें गिवन हैं 22,000 के, दोनों को ऐड कर लें तो 36,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये माइनस होने हैं। उसके बाद आएगी नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर हम उसमें ऐड करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आपके पास 6,000 है, फिर उसमें से लेस होना है इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर लेस होना है टैक्सेस 5,000। तो सिर्फ अब इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ एक चीज़ हर्डल है और वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी। इसमें ऐड करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन तो आ जाएगी नेट इनकम बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाएगी। तो अब हमें CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। सितारा केमिकल्स, cost of goods manufactured and sold statement for the month of June 2012। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे बनाते हैं, वही स्टेटमेंट है, वही फॉर्मेट है जो आप हर क्वेश्चन में फॉलो करते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, सिर्फ आपने वो पॉइंट आज के इस लेक्चर में समझना है कि एक्चुअल और अप्लाइड दोनों गिवन हों तो लिखेंगे हम अप्लाइड, लेकिन वो जो अप्लाइड की वजह से फ़र्क आता है ना, वो हमने एंड पर उसे एडजस्ट करना होता है ताकि एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपके पास आ जाए। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, डिटेल भी लिख सकते हैं, पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है जी मटेरियल इन्वेंट्री 1 जून की, फर्स्ट जून ओपनिंग, ऐड करनी है इसमें परचेज़, डायरेक्ट मटेरियल जो आप परचेज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में परचेज़ रिटर्न भी है, वो लेस करना है आपने। मटेरियल में परचेज़ ऐड करें, लेस करें परचेज़ रिटर्न, तो आपके पास आ जाता है जी मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से हम लेस कर देते हैं मटेरियल एंडिंग, वो है 30 जून का। देन आपके पास आ जाता है जी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड में आप ऐड करें डायरेक्ट लेबर, तो आपके पास आ जाती है जी प्राइम कॉस्ट, बुनियादी कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करें फैक्ट्री ओवरहेड, जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुअल भी गिवन है, अप्लाइड भी गिवन है, लेकिन असूल ये है, रूल ये है कि हम स्टेटमेंट में अप्लाइड ही लिखते हैं, एस्टिमेटेड ही लिखते हैं, लेकिन एंड पर उसका फ़र्क जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो ये आ जाती है जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करें जी वर्क इन प्रोसेस ऑन 1 जून, तो आते हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग
इसमें से लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस 30 जून का, तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करें फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स 1 जून की, तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से आप लेस कर दें जी फिनिश गुड्स एंडिंग, फिनिश गुड्स ऑन 30 जून, तो आपके पास आ जाती है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल मतलब एक्चुअल नहीं है, ये अप्लाइड है, एस्टिमेटेड है, आम हालात में ऐसे आएगी, लेकिन एक्चुअल ये नहीं है। वजह क्यों है एक्चुअल क्यों नहीं है, ये नॉर्मल क्यों है, क्योंकि हमने इसमें एफ ओ एच एक्चुअल नहीं लिखी, ना लिखेंगे क्योंकि रूल है। वो जो डिफरेंस होगा ना वो यहाँ पर एडजस्ट करके ना, तो हमने फैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल यहाँ निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल यहाँ निकालनी है। वो जो फ़र्क होगा ना वो हमने यहाँ पर ख़त्म करना है। क्यों मैंने बताया कि एस्टिमेटेड इस वजह से यूज़ करनी है ताकि हम ये देख सकें कि कितना फ़र्क आ रहा है। वो फ़र्क जो है ना हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स की एस्टिमेशन ठीक ना होने की वजह से है। वो एस्टिमेशन ये नहीं होता कि हमेशा एक्चुअल के करीब आ जाती है या एक्चुअल के इक्वल आ जाती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है ना वो एक्सेप्टेबल होता है। आपको अपने कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जो परफॉर्मेंस है ना उसका पता चल जाता है कि वो कितनी अच्छी एस्टिमेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि कॉस्ट का एक्चुअल मकसद ये नहीं है कि कॉस्ट हो जाए और उसे जमा कर दें आप। एक्चुअली जो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं उनका मकसद ही ये है कि वो बिफोर टाइम हमें कॉस्ट बताएं ताकि हम उसके बारे में उसके हवाले से एक्शन ले सकें। अगर कॉस्ट इंकर होने के बाद हमें कॉस्ट का पता चलेगा तो हम कॉस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करना भी सिखाता है और कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सिखाता है। तो आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी के लिए इस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं कि आप कंपनी को गाइडेंस देते हैं, बताते हैं भाई ये कॉस्ट आपकी इंकर हो रही है, होगी, ताकि बिफोर टाइम उसके बारे में एक्शन लिया जाए उसके हवाले से और कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। मटेरियल ओपनिंग 6000, इसमें ऐड करनी है जी हमने परचेजेस, वो हैं 73,000। फिर लेस करना है इसमें से परचेजेस रिटर्न, वो है 2000। तो ओपनिंग में परचेजेज ऐड करें 79 आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 77,000 आ गया। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, इसमें से लेस कर दें जी मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग है जी 7000। ये लेस करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाएगा 70,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ में हम ऐड करते हैं जी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर जैसा कि आप जानते हैं हमें गिवन है 24,000। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी जी 94,000। अब बारी आ गई जी फैक्ट्री ओवरहेड की। तो जैसा कि मैंने बताया कि एफ आपको गिवन है, एक्चुअल भी और अप्लाइड भी, लेकिन लिखेंगे हम कौन सी, अप्लाइड वाली। अब देखें अगर एक्चुअल लिखनी होती तो बड़ा आसान हो जाना था, लेकिन लिखनी नहीं है आपने, रूल है ये। अब देखें एक्चुअल एफ कितनी है 19,000, एक्चुअल एफ है 19,000, ये देखें 19,000, लेकिन हम लिखेंगे कौन सी, ये वाली अप्लाइड वाली एस्टिमेटेड, वो कितनी है 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये निकालते हैं, ये एफ अप्लाइड कितनी है, फैक्ट्री ओवर हेड अप्लाइड 75% है, 75% किसका, डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर कितनी है
डायरेक्ट लेबर है जी आपके पास 24,000, तो ये आपके पास FOH अप्लाइड आ जाएगी 18,000। ये FOH अप्लाइड आ गई 18,000। अब देख लें आप, अब अगर आपके पास 18,000 आई है तो हमने लिखनी यही है, हालांकि एक्चुअल कितनी थी 19,000, लेकिन हम लिख कौन सी रहे हैं, अप्लाइड वाली। तो अब आपने याद रखना है, देखें एक चीज़ यहाँ पर हमने एक्चुअल की बजाय एस्टिमेटेड लिखी है, तो जाहिर सी बात है जो सारा आंसर है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा, वो हम एंड पे एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपने इस क्वेश्चन में सीखना है। तो आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 1,12,000। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करना है जी हमने। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है जी आपके पास 3,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी 1,15,000। इसमें से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 10,000 माइनस हो जाएगा। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी जी 1,05,000। इसमें ऐड करेंगे हम फिनिश गुड्स ओपनिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं 5,000, वो ऐड कर दें। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी 1,10,000। इसमें से लेस कर देंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, वो है 20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गई 90,000। 90,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, लेकिन याद रखें ये नॉर्मल है, एक्चुअल नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि हमने फैक्ट्री ओवरहेड लिखी है अप्लाइड। अब हमने वर्किंग में आ जाना है। वर्किंग में हमने ये जो एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस है ना, ये देखना है कितना है। फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल आपको गिवन है, मैंने बताया यहाँ इस क्वेश्चन में तो टोटल करके बताई हुई है ना, FOH एक्चुअल है 19,000। अगर ये ना भी टोटल की होती तो हमने खुद वर्किंग में टोटल कर लेनी थी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में होगा। 19,000 एक्चुअल है, अब एक्चुअल है 19,000 और अप्लाइड है 18,000। अब मुझे बताएं अप्लाइड ज़्यादा है या एक्चुअल ज़्यादा है? एक्चुअल ज़्यादा है ना, अप्लाइड कम है, तो हम इसको कहते हैं अप्लाइड कम होने का मतलब है अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड। अगर अप्लाइड ज़्यादा होती तो हमने कहना था ओवर अप्लाइड। 1,000 अंडर अप्लाइड है, 1,000 अंडर अप्लाइड है। अब मेरी बात ज़रा फॉलो करें, देखें एक्चुअल FOH अगर यहाँ 19 लिखते ना तो यहाँ आना था 91, क्योंकि 18 ऐड किया ना आपने। अगर 19 लिखते तो आना था 91, यहाँ पर 1,000 का डिफरेंस आ जाना था ना ओवरऑल। हमने रिज़ल्ट एक्चुअल की बुनियाद पे निकालना है। पहले हमने नॉर्मल की बुनियाद पे निकाला ज़रूर है, लेकिन हमने इसको एक्चुअल के हिसाब से बदलना है। एक्चुअल के हिसाब से बदलने के लिए जो 1,000 का फ़र्क है ना, ये ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे? ये 1,000 रुपया हमने कम लिखा है, अंडर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड है, आपने अप्लाइड 18 लिखा है जबकि एक्चुअल था 19। तो ये जो आपने 1,000 कम लिखा है ना, ये एंड पर ऐड करना पड़ेगा। कोई चीज़ देखें कम हो ना तो उसको पूरा करने के लिए ऐड करते हैं, तो अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है हमेशा। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअल आएगी 91,000। सिर्फ आपने क्या करना है, ये फ़र्क लिखना है एंड पर। वजह इसकी ये है ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि 1,000 का कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने जो एस्टीमेट किया था उसका फ़र्क आया है। अब देखिए यहाँ 19 लिखते फिर भी 91 आना था, हमने 18 लिखा, जो 1,000 का फ़र्क था वो एंड पर ऐड कर दिया। अगर अगर किसी क्वेश्चन में FOH अप्लाइड ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर यहाँ होता 20,000, अप्लाइड होता 20,000, एक्चुअल कितना है 19। अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर अप्लाइड होता 20,000, एक्चुअल कितना है 19, तो हमने लिखना 20 था, अप्लाइड लिखना था ना। 20,000 अप्लाइड लिखने का मतलब है हमने अप्लाई ज़्यादा कर दिया है, तो यहाँ पर आना था अंडर की बजाय लिखना था ओवर अप्लाइड। कोई चीज़ ओवर हो जाए ना, ज़्यादा हो जाए, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो ये रिलेशनशिप है, ये इफ़ेक्ट है अंडर अप्लाइड का और ओवर अप्लाइड का। अंडर अप्लाइड कम लिखा होगा तो एंड पे ऐड कर देंगे, पूरा हो जाएगा। अगर ज़्यादा लिखा होगा, एक्चुअल की निस्बत ज़्यादा लिखा होगा तो माइनस कर देंगे। तो बहरहाल ये था अंडर ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट। इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्चुअल आ जाती है 91,000। यहाँ पर अब आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पर अब ने क्योंकि एक्चुअली लिखनी है 91
सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई आपके पास 1,91,000 माइनस करेंगे 1,91,000 में से, तो 1,00,000 की आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें तो आपके पास 64,000 का की नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी। उसमें गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड करें 6,000 तो 70 आ जाएगा, 10,000 माइनस करें तो आपके पास 60,000 की नेट इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगी। नेट इनकम बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स जो है वो माइनस कर दें तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स आएगी 55,000। तो इस तरह क्वेश्चन की दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गई, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आ जाएगी। ये देखें जो लाइन लिखी हुई थी ना, अब आपको इसकी समझ आएगी। द एडजस्टमेंट ये देखें क्या लिखा हुआ है, द एडजस्टमेंट्स फॉर अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज मेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि फैक्ट्री ओवरहेड का जो अंडर और ओवर अप्लाइड पोर्शन है ना, उसका इफेक्ट हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में अंडर अप्लाइड आया है, तो किसी क्वेश्चन में ओवर अप्लाइड भी आ जाएगा। तो जब अंडर अप्लाइड होगा तो ऐड करके आपने उसका इफेक्ट CGS में शो कर दिया है, जब ओवर अप्लाइड होगा तो माइनस करके शो कर देंगे। तो ये आज आपने नई चीज़ सीखी है कि क्वेश्चन में आपको दो तरह की FOH गिवन हो तो आप लिखते कौन सी हैं, शाबाश, हम लिखते कौन सी हैं, लिखते अप्लाइड हैं, लेकिन एंड पर उसका फ़र्क जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। अब आने ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं उसके बारे में समझा दूं ताकि आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सकें। इसको अच्छी तरह नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 3 बेटा देखें ज़रा ध्यान से स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 3 करनी तो आपने खुद है, मैं ज़रा इसके बारे में आपको रीड आउट करवाऊँगा ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर सकें। क्वेश्चन में देखें जी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गिवन है। सबसे पहले लिखा हुआ है जी, द Nanur Industries submits the following information on 30th June 2004. Sales for the year given है 2,50,000. Material inventory 1st July opening given है. Finish inventory 1st July की given है आपको. परचेजेस गिवन है आपको, परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस हो जाता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट में आती है। ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स ध्यान से ज़रा, शाबाश। ये आपके पास इस क्वेश्चन में FOH का डाटा गिवन है, लेकिन गिवन अलग अलग है। जैसे पावर हीट एंड लाइट FOH है, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम FOH है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट FOH है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी FOH है, टूल एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट लेबर FOH का एक्सपेंस है, फायर इंश्योरेंस FOH का एक्सपेंस है, मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट FOH का एक्सपेंस है। ये सारे FOH के एक्सपेंस हैं जिनके साथ मैंने डॉट लगाया है। इस क्वेश्चन में FOH के एक्सपेंस सारे बीच में दिए हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। आपने इनको क्या करना है, वर्किंग में ऐड करके एक्चुअल FOH निकाल लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में तो एक्चुअल FOH आपको इस तरह से निकाल कर दी हुई थी, लिस्ट बनी हुई थी, आपने इनको ऐड किया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो 19,000 आ गया था। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड के जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं ना, उनको वर्किंग में टोटल करके एक्चुअल FOH का पता चला लेना है। फिर देखिए उसके बाद वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग गिवन है, वर्क इन प्रोसेस हैंडिंग गिवन है, रॉ मटेरियल हैंडिंग गिवन है, फिनिश गुड हैंडिंग गिवन है, FOH अप्लाइड भी दी हुई है। तो ये जो डॉट्स लगे हुए ये एक्चुअल है और ये लास्ट पर अप्लाइड है, एस्टिमेटेड दी हुई है। कितना, डायरेक्ट लेबर का 50%। तो सिर्फ करना ये है, इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि जो FOH के एक्सपेंसेस जो डॉट में मैंने लगाए हुए हैं ना, आपने वर्किंग में ना, ये इनकम स्टेटमेंट के नीचे याद है ना मैं वर्किंग करता था, आपने फैक्ट्री ओवरहेड के एक्चुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेने हैं। कैसे कैलकुलेट कर लेने हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आपने लिख लेने हैं, कोई मसला नहीं है जी, कोई इशू नहीं है। इन सब को टोटल करेंगे तो एक्चुअल FOH आ जाएगी। कौन कौन से एक्सपेंस हैं जी, पावर हीट एंड लाइट, पावर हीट एंड लाइट का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट का एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी का एक्सपेंस है, उसके बाद टूल एक्सपेंसेस हैं, देन इनडायरेक्ट लेबर है,
उसके बाद फायर इंश्योरेंस है, उसके बाद मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये सारे FOH के एक्सपेंस हैं, इनका टोटल कर देंगे हम। पावर हीट एंड लाइट का एक्सपेंस है जी 2000। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 4000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है आपके पास 3500। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 6000। टूल एक्सपेंसेस हैं 3000। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1000। फायर इंश्योरेंस है 250 और मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जी आपके पास 500। इन सब को ऐड करें, ये FOH एक्चुअल आपके पास आ जाएगी। टोटल कर लेते हैं जी इनका। ये आ जाएगा जी 2000 प्लस 4000 प्लस 3500 प्लस 6000 प्लस 3000 9000 प्लस 1000 500 एंड 250 आ जाएगा 750। तो 20,000 एंड 250 के FOH के एक्चुअल एक्सपेंस आ गए। तो एक्चुअल FOH एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ गई जी 20,000 एंड 250 एक्चुअल FOH आ गई। अप्लाइड कितनी है? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है जी आपके पास लिखी हुई थी 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर देखें जी कितनी है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है आपके पास 39,000। 39,000 अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इसका 50% लें तो आता है 19,500। अब मुझे बताएं, ये एक्चुअल है और ये अप्लाइड है, ठीक है जी। अब अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, जैसा कि इस क्वेश्चन में था। कितना डिफरेंस है जी इन दोनों का? 19,500 का, और ये 750 क्या है? अप्लाइड कम है, तो दिस इज़ कॉल्ड अंडर अप्लाइड। तो अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का मैंने क्या तरीका बताया था कि अंडर अप्लाइड जो फैक्ट्री ओवरहेड होती है, आप इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में लिखते अप्लाइड है ना। जब अप्लाइड लिखेंगे तो अप्लाइड कम है, तो उसका फ़र्क एंड पर क्या करेंगे, हम अंडर अप्लाइड को ऐड कर देंगे। बस ये पॉइंट आपको समझाना था कि FOH आपने एक्चुअल निकालनी है सेपरेटली, और एंड पर उसका डिफरेंस जो है फिर एज़ यूजुअल जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया, वैसे आपने उसका फ़र्क जो है वो ख़त्म कर लेना है। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद, आज के लेक्चर के बाद, आप देखें आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 8 9 10 और 11 इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 1 2 3 4 8 9 10 11, ठीक है जी। ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।